हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सृष्टि, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और मैं विद्या केंद्र रांची पे आपको 11th-12th कंप्लीट बायो पढ़ाने वाली हूँ। अभी मैंने 12th सीरीज स्टार्ट कर दिया है 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि उनके बोर्ड्स होने वाले हैं। 11th में तो कोई बोर्ड्स नहीं होता, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फर्स्ट मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा दिया, सेकेंड में ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैंने पढ़ा दिया है। अब थर्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे अपन चलेंगे, ठीक है। और मैं ना इस ये पूरे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर्स के बाद होल मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, एनसीईआरटी। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस कराऊंगी, तो मैं वो कराने वाली हूँ आपको, ठीक है। तो उसके लिए मैंने जो आपको पढ़ाया है वो बढ़िया से रिकॉल कर लेना अच्छे से। बिल्कुल आपके पास टाइम है, मैं संडे के बाद ही ये करवाऊंगी अच्छे से। और देखो, मैं अगर 10 क्वेश्चंस कराती हूँ तो मिनिमम आपके 7 अगर सही होते हैं तो मतलब आप सही ट्रैक पे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। और अगर आपके सही सही 7 अगर आपके सही नहीं होते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम है। आप अपने स्ट्रैटेजीज को और बेहतरीन कीजिए और पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाइए। बुक कॉपी लेके ऑलवेज बायो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे निमोनिक्स ये वो बता रखा है, जिसको आप बाहर जाके भी मतलब, अगर मैंने आपको बोला था कि नारियल पानी को क्या बोलते हैं, फ्री एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो भाई नारियल पानी को कोकोनट वाटर की जगह पे तुम ये बोलना स्टार्ट करो ना। फिर ओ माय गॉड, मैंने बताया था कि भगवान जी को ये फल पसंद है। और भी मैंने निमोनिक्स बता रखा है। तो उन सब चीज़ों को रिकॉल करते रहो, क्योंकि बायो ऐसी चीज़ है ना कि एक बार में किसी को नहीं होता, वो बार 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 रिकॉल करनी पड़ती है। और स्पेशली मैं बिहार बोर्ड वालों के लिए बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों को ना प्रिपरेशन लीव नहीं मिलता है। आपके जो पेपर है फरवरी में, अगर 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है तो मोस्टली वो 5 फरवरी तक खत्म हो जाएंगे। तो आप अभी से पढ़ाई करना बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दो। सीबीएसई वालों को 10-15 दिन लीव मिलता है, लेकिन उस लीव में देखो, भोज के दिन कोहड़ा नहीं रोपा जाता है, ठीक है। ये हमारे यहाँ कहावत है। ओके, तो भोज के दिन कोहड़ा आपको नहीं रोकना है, पढ़ाई अभी से करना है। 10-15 दिन जो आपको मिलेगा उसमें आराम से आपको रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। वैसे मैं भी क्वेश्चंस लगवाऊंगी लास्ट में और ज़्यादा करवाऊंगी। अभी तो इनिशियल फेज है, तो अपन आराम आराम से चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी से जो बच्चे सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनको बोल सकती हूँ कि भाई तुम बहुत अच्छा करोगे, टेंशन मत लो। और देखो, सक्सेस जो होता है ना, कोई भी अगर किसी का भी स्टोरी अगर सुनना चाहते हैं तो एक सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी लोग सुनना चाहते हैं। जो सक्सेसफुल नहीं होते ना, लोग उनकी स्टोरी नहीं सुनना चाहते। और नहीं तो पता है क्या बोलते हैं कि अरे एक्सक्यूज दे रहा होगा, अरे यार इससे हो नहीं पाया, इस वजह से ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, आज आपकी कोई इज्जत नहीं है सोसाइटी में, ट्रस्ट मी, कोई आपको इज्जत नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, लोगों का आपको देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। ये मैंने खुद मतलब मैंने आपसे ज्यादा देखा है, मैं आपसे बड़ी हूँ, तो मैंने दुनिया भी तो आपसे ज्यादा ही देखा होगा। तो मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो दिन को अगर बोलोगे ना कि रात हो रहा है तो लोग बोलेगा हाँ बिल्कुल रात ही हो रहा है। लेकिन अगर आप अनसक्सेसफुल हो और दिन को दिन बोलोगे ना, तो लोग गाली देगा कि देखो ना पागल इंसान, क्या ही बोल रहा है, दिन को दिन बोल रहा है। तो ये होता है सक्सेस के बाद ना, लोगों के मायने ही चेंज हो जाएंगे आपके लिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, पढ़ाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ में एक रिस्पेक्टफुल सक्सेसफुल इंसान बनना है भाई। सोसाइटी में एक बहुत ही अच्छा मतलब आपका घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, आपकी फैमिली होनी चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, तो आपको कोई भी कुछ भी नहीं बोल पाएगा। कुछ भी बोलने से पहले ना लोग डरेंगे आपको, ठीक है। तो आज बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, इतना ज्ञान काफ़ी है आज के लिए। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। अब देखो, मैं हमेशा टॉपिक्स क्या क्या है मैं वो बताती हूँ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पहले क्या पढ़ना है, प्रॉब्लम्स पढ़ना है, देन स्ट्रैटेजीज पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम जब आता है तो पहले, ठीक है, प्रॉब्लम तो आ गया, अब उसका क्या सॉल्यूशन क्या होना चाहिए उस पे बात करना ज़्यादा अच्छा होता है ना। कि प्रॉब्लम पे ही बात किए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, प्रॉब्लम पे बात करने से क्या कुछ होता है, नहीं। स्ट्रैटेजी देखो कि हाँ उस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। क्या हो रहा था, पॉपुलेशन ना बहुत ज़्यादा, जैसे कि इंडिपेंडेंस के बाद ना बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज हुआ है, अपने इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। तो भाई एक्सप्लोजन हुआ है, प्रॉब्लम तो आ गया, अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो वो अपन किस चीज़ में पढ़ेंगे, बर्थ कंट्रोल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एमटीपी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है, मतलब अगर
ये गलती गलती से तो नहीं, मोस्टली इसमें डॉक्टर्स की वो रजामंदी चाहिए होती है, वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स, मतलब एटलीस्ट 2 डॉक्टर्स की कंसर्न को चाहिए होता है। उसके बाद फिर बच्चा अगर मान लो कि किसी के साथ कुछ गलत हो गया है, किसी लड़की के साथ, किसी मतलब किसी लड़की का, सॉरी बोलना तो नहीं चाहिए, भगवान ना करे किसी के साथ हो, अगर रेप हो गया है तो उस केस में अगर वो कंसीव कर गई है तो उस चीज़ को हटाने के लिए, मतलब बच्चा तो वो रख नहीं सकती है, तो उसको एमटीपी से हटाया जाता है। या फिर बच्चा में कोई प्रॉब्लम है, वो बड़ा मतलब बड़ा होने के बाद बहुत ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, या फिर कोई बहुत भयंकर डिजीज़ है जिसकी वजह से उसका लाइफ पूरा ख़राब हो जाएगा, तो पूरा लाइफ उसका ख़राब करने से अच्छा है कि उसको पहले ही क्या किया जाए, तो हटा दिया जाए। तो उसको क्या बोलते हैं, एमटीपी बोलते हैं। देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बहुत भयंकर होते हैं भाई, जैसे कि 3 तो हैं, जो हेपेटाइटिस बी हो गया, एचआईवी हो गया, और फिर हर्पीज वगैरह हो गया। ये सब अनक्योरेबल है, ये सब क्योर नहीं किए जा सकते हैं। तो वो कैसे कैसे फैलता है वो हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे, एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी इसको मैं बताऊंगी। फिर इनफर्टिलिटी, बहुत सारे लोग जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि लगातार 2 साल कंसेक्यूटिव ट्राई के बाद भी अगर फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है, देन उस चीज़ को मतलब इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो उसके लिए आईवीएफ वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे आर्टिफिशियल टेक्निक्स हो गए हैं ताकि वो कंसीव कर सके। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। You have learnt about human reproductive system and its function। हमने क्या पढ़ लिया, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ लिया, फिर वो कैसे कैसे फंक्शंस करते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जब देखो हेल्थ अच्छा रहेगा तभी तो वो अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएगी फीमेल। अगर वो वीक है, मेंटली स्ट्रेस रहती है, या फिर उसका बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो बेचारी कैसे, मतलब कैसे अच्छे से कंसीव कर पाएगी, क्योंकि उसको खुद का भी ध्यान रखना है, अपने बेबी का भी ध्यान रखना है जो कि उनके बॉडी के अंदर है। और प्रेगनेंसी में जो है ना, देखो प्रेगनेंसी कोई ऐसे मजाक वाली चीज नहीं है, इसमें ना फीमेल्स को बहुत सफर करना पड़ता है, मेंटली भी बहुत सफर करना पड़ता है, फिजिकली भी बहुत सफर होना पड़ता है। तो उसके लिए प्रिपेयर होना ज़रूरी है। अगर कोई भी कंसीव करती है ना फीमेल, तो वो मेंटली खुद को प्रिपेयर करती है कि नहीं, अब मेरी ज़िंदगी चेंज होने वाली है, जो पहले थी अब वो नहीं रहेगी। तो लड़कों के लिए तो मजाक, बहुत सारे लड़के तो मजाक ही बनाते हैं किसी प्रेग्नेंट फीमेल्स का देख के, अरे यार प्रेग्नेंट है ये। नहीं, मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सफ़र, वो किस स्टेज से जा रही है ना, वो तुम लोगों को नहीं पता है। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट, मैं तो यही कहूँगी कि फीमेल्स में मतलब कोई भी एज ग्रुप की लड़की हो, उसको रिस्पेक्ट ही करना चाहिए। फीमेल को फीमेल का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए भाई। लोग कहते हैं ना औरत औरत की दुश्मन होती है, नहीं यार प्लीज़, कम से कम फीमेल को फीमेल का दर्द तो समझना चाहिए ना। वो नहीं समझेंगी। लड़कों से तो मैं उतना उम्मीद नहीं कर सकती, बट एटलीस्ट लड़कियां आपसे तो उम्मीद कर ही सकती हो। ठीक है, आज मैं कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे रही हूँ ना मन कर रहा है ज्ञान देने का, कोई ना। द टर्म सिंपली रेफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन। क्या होना चाहिए, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना चाहिए, किससे, नॉर्मल फंक्शन से। However, it has a broader perspective and it include the emotional, जैसे मैंने बोला, emotional, social aspects of reproduction also. According to WHO, देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन का मतलब रिप्रोडक्टिवली जो हेल्दी होता है, उस रिप्रोडक्टिवली हेल्दी मीन, उसका मतलब क्या होता है, टोटल वेलबिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब कि वो कैसे पूरी तरीके से वो ठीक होनी चाहिए, कैसे, फिजिकली, इमोशनली एंड बिहेवियरली। अगर फिजिकली मतलब कि उसका बॉडी बिल्कुल एकदम ठीक होना चाहिए। दूसरा, इमोशनल लेवल पे भी वो सही होनी चाहिए, इमोशनली स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए।
बिहेवियरल मतलब उसका बिहेवियर सही होना चाहिए, एंड द सोशल बिहेवियरल एंड द सोशल मतलब सोशली बाहर भी लोगों से उसका बिहेवियर काफ़ी बढ़िया होना चाहिए, तो उसको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोलते हैं। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी मीन्स ये नहीं कि बॉडी सही है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही है तो वो सही है, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है तो वो सही है, नहीं भाई, उसका फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, सोशल लेवल पे, बिहेवियर लेवल पे सब कुछ बढ़िया होना चाहिए, देन वो क्या होती है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होती है। देयरफॉर अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनिंग नॉर्मली normal reproductive organ and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex related aspect might be called as reproductively healthy। देखो, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी किसको कहेंगे, जिसका फिजिकल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली क्या होना चाहिए, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होना चाहिए, नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए उसका सोशली, और ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, इंटरैक्शंस वगैरह, तो उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोलते हैं। ओके, why is it significant to maintain reproductive health and what are the method taken to achieve it, वो हम लोग क्या आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पहला रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें क्या है, प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजीज, पहले प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे फिर स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया वाज among the first country in the world to initiate action plan and program at a national level to attain टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्दी एज अ सोशल गोल। इंडिया क्या था, इंडिया पहला है, फर्स्ट कंट्री है जो कि वर्ल्ड वाइड पे क्या इनिशिएट किया था, एक एक्शन प्लान को एंड प्रोग्राम को, किस नेशनल लेवल पे, किस लिए, टू अचीव, टू अटेन या फिर टू अचीव, क्या अचीव करने के लिए, टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। ये क्या था, सोशल गोल था। इंडिया पहला था जो कि इनिशिएटिव नेशनल लेवल पे क्या इनिशिएटिव डाला था कि हम लोगों को टोटली रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को बनाना है, ठीक है। दिस प्रोग्राम कॉल्ड एज फैमिली प्लानिंग, जो कि कब हुआ था, 1951 में हुआ था। पहला कंट्री जो फैमिली प्लानिंग इनिशिएट किया हो वो अपना इंडिया था, जो कि कब इनिशिएट हुआ था, 1951 में। भाई पहले कंट्री हम लोग ही थे, लेकिन अपना जो है पॉपुलेशन दूसरे नंबर पे है आफ्टर चाइना, लेकिन जैसे इंक्रीज हो रहा है, आई होप सो कि हम चाइना को भी जल्दी ही क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। देखिए हंसने वाली थोड़ी बात है कि हमने पहला ऐसा कंट्री था जिसने ये इनिशिएट किया फैमिली प्लानिंग, लेकिन अभी तक उस चीज को हम लोग अचीव नहीं कर पाए हैं। एंड वे periodically assessed over the past decade improved program covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name reproductive and child health care। देखो भाई, ये जो है इम्प्रूव प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, क्यों, मतलब ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, किस लिए, तो क्रिएटिंग अवेयरनेस, किसके बीच में, एमंग द पीपल्स, अवेयरनेस लाना है किसका, पीपल्स के बीच में, अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम। इन प्रोग्राम्स को क्या बोला गया कि प्रोवाइड करो फैसिलिटीज एंड सपोर्ट, किस लिए, तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए। देखो ये समरी इसका क्या होगा, इंडिया फर्स्ट कंट्री है जो कि क्या किया, इनिशिएट किया था फैमिली प्लानिंग, कब किया था, 1951 में, किस लिए, तो उसको अचीव करना था रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए गए, जिसमें से एक का नाम दिया है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसमें भी बहुत कुछ है, इसको ना पढ़ने में बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है बच्चों को, क्योंकि ये एनसीईआरटी में ना लाइन बाय लाइन, मतलब कितना, हाफ 2.5 पेज ये कवर करता है। तो देखो जब भी तुम लोगों को ज़रूरत, सॉरी तुम लोग नहीं, इज्जत देना पड़ेगा ना, आप लोगों को जब भी ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से
पढ़ाई कर सकते हो। आप मेरे लेक्चर्स देख लेना, ये वाले जो मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा है, मुश्किल से अगर 2x पे, आप फर्स्ट टाइम 2x पे मत देखने की गलती मत करना। वैसे मैं खुद के लेक्चर्स खुद देखती हूँ, क्योंकि मुझे भी तो देखना होगा ना कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं पहली पहली बार ऐसा ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। तो आप लोगों से इंटरेक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि मैं ना हमेशा देखती हूँ कमेंट बॉक्स, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो कि हाँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, या फिर इसका आंसर क्या होगा, या फिर कहीं और से आप बुक लगा रहे हो, उसका उसके कोई क्वेश्चंस में दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लिया करो, मैं आपको कमेंट में आंसर दे दिया करूंगी। ऐसा मत सोचना कि आप और हम एक साथ सामने सामने नहीं है तो हमारा इंटरेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप भेजो, मैं उसके आंसर्स नहीं दूंगी तब आप बोलना, ठीक है। तो ये जो है, आप पहले तो 1.5x पे देखना, क्योंकि मैं थोड़ा ना 1 पे नॉर्मल पे बहुत ज़्यादा स्लो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोलती हूँ, तो मैं 1.5 पे एक्स पे देखती हूँ अपने लेक्चर्स, ठीक है। तो ये वाले अगर आपने पहली बार करा है तो आप देख सकते हो कि आपको किस में अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप दूसरी तीसरी बार देखना चाहते हो तो 2x पे देखना, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। अब देखो, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल मतलब प्रिंट मीडिया मतलब बहुत सारे पोस्टर्स वगैरह छपाए, उसके बाद फिर टीवी पे भी दिखाना स्टार्ट हुआ, क्या, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, गवर्नमेंटल मतलब गवर्नमेंट की एजेंसीज और नॉन नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज have taken various steps to create awareness among the people about reproduction related aspects. Parents, other close relatives, teachers, and friends also have a major role in the dissemination of the above information. देखो, मैंने आपको ना फर्स्ट जब मैं आपको खुद को इंट्रोड्यूस करने आई थी और क्या मैंने सिलेबस डिस्कशन करा था, तो मैंने एक चीज़ बताया था आपको कि हम लोग को पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है। पढ़ाई करने के बाद हम लोग क्या होते हैं, लिटरेसी मतलब पहले तो लिटरेट हो जाते हैं, ठीक है। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाता है, उसकी वजह से क्या आता है, अवेयरनेस आता है। जैसे कि मैं आपको बायो पढ़ा रही हूँ या मैंने खुद बायो पढ़ा है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है। तो जिन चीज़ों का मुझे नॉलेज है, मैं उन गलतियों को तो नहीं करूँगी ना। जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं या किसी कारण नहीं पढ़ पाए वो चीज़ नहीं जानते हैं, तो वो उनसे तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पढ़ाई लिखाई करके भी अगर सेम हरकत करूँ तो फिर यार पढ़ने का तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। पढ़ाई हम लोग सिर्फ पास होने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, डिग्री लेने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, खुद को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं, ताकि हम खुद को, अपने बच्चों को, आगे जनरेशन को, सोसाइटी में अवेयरनेस ला सकें, ठीक है। तो वही बोला गया है कि इसमें ये जो है, इसमें क्या क्या पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, क्लोज रिलेटिव्स को भी, टीचर्स को भी एंड फ्रेंड्स को भी। तो पहले ज़माने में ऐसा होता था ना, अरे नहीं नहीं इन सब चीज़ों पे बात मत करो, ये गलत बात है, ये है वो है। भाई कुछ गलत बात नहीं है, हमारे बॉडी में ये हो रहा है, इस पे बात करना ज़रूरी है। तो ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि वो अपने बच्चों को इन सब चीज़ों का नॉलेज दे। अगर ट्रस्ट मी, अगर सारे पेरेंट्स ना अपने बच्चों को इन सब चीज़ों का नॉलेज देंगे ना, तो जो बाहर में गंदी हरकतें हो रही है ना, जैसे लड़कियां जाते रहती हैं तो सीटी बजाना, उन पे कमेंट्स करना या फिर उनके साथ गलत करना, रेप करना, ये सब ना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा अगर अवेयरनेस आ जाएगा इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो पेरेंट्स पेरेंट्स को, क्लोज रिलेटिव्स को, टीचर्स को इन सब बातों को सिखाना चाहिए। वो अब तो मॉडर्न सोसाइटी हो रहा है तो इन सब चीज़ों पे बात होने लगी है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि नहीं 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 इन सब चीज़ों पे बात मत करो, ये है वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ है। हमारे बॉडी में अगर ये हो रहा है तो बात करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मोस्टली पेरेंट्स को तो अपने बच्चों को ये सब चीज़ का ज्ञान देना ही चाहिए। ऑल्सो हैव अ मेजर रोल इन द डिसमिनेशन ऑफ द एबव इंफॉर्मेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ क्या, sex education in school should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from behaving in myths and having misconception। देखो,
इसको क्या करना चाहिए, तो स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। क्यों, तो डिस्करेज करने के लिए चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स। मैंने अभी बताया ना कि बहुत सारे मिथ बने हुए हैं, उन सब चीज़ों से दूर, मतलब उन सब चीज़ों को हटाने के लिए ये ज़रूरी है बताना स्कूल्स में। एंड हैविंग मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। जैसे जैसे अब पढ़ाई कर रहे, जैसे मैंने आपको हाइमेन के बारे में बताया था, तो पहले ऐसा होता था कि हाइमेन अगर ब्रेक नहीं हुआ, मान लो कि फर्स्ट नाइट पे ब्रेक नहीं हुआ, देन उस फीमेल को घर से निकाल दिया जाता था ये बोल के कि नहीं तुम वर्जिन नहीं हो। लेकिन अब ये मिथ तो खत्म हो रहा है ना भाई, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है कि दैट इज नॉट द ट्रू इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, राइट। उसके बाद फिर एक और था कि फीमेल्स को ब्लेम किया जाता था, किस लिए, तो कि भाई तुम्हारा बेटा नहीं हो रहा है। अरे उसमें फीमेल क्या करेगी, उसके पास तो क्रोमोसोम ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम उसके पास एक्स एक्स है, मेल्स के पास सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई होता है। तो मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्ल चाइल्ड एंड द बॉय चाइल्ड, नॉट द फीमेल्स। तो ये भी मिथ खत्म हो रहा है। तो एजुकेशन जैसे जैसे एजुकेटेड होते जाएंगे वैसे वैसे ये जो मिथ थे या मिसकंसेप्शंस थे जिसकी वजह से फीमेल्स को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता था, वो चीज़ें अब कम हो रही हैं हमारी सोसाइटी में, ठीक है। अब देखो आगे, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है। उसके बाद एडोलेसेंस एंड सेक्स एंड रिलेटेड चेंजेस। देखो हम एडोलेसेंस पीरियड में ना बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे मेल्स के बॉडी में बियर्ड आ जाना, उसके बाद फिर मस्कुलर हो जाना, वॉइस जो है रेज कर जाना, फीमेल्स के बॉडी में ब्रेस्ट ग्लैंड का आना, मतलब ब्रेस्ट ग्लैंड में बोल रही हूँ सॉरी, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, उसके बाद फिर उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना। तो ये सब बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तो इन सब चेंजेस के बारे में भी पढ़ाना ज़रूरी है। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, भाई देखो वो ना बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन्स है, ठीक है। तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्या रखना चाहिए, पहले तो साफ सफाई रखना चाहिए ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। दूसरा कि अगर कोई सेक्सुअल प्रैक्टिस कर रहा है तो वो मस्ट बी सेफ एंड हाइजीनिक। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको क्या बोलते हैं, एसटीडीज बोलते हैं, जिसमें क्या क्या है, एड्स है और फिर एच आई वी को ही एड्स बोलते हैं, फिर हार्पीज वगैरह हो गए। तो यहाँ पे एक्सेट्रा लिखा हुआ है क्योंकि जब लास्ट अपने चैप्टर लास्ट करेंगे ना तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से डिजीज एसटीडीज में आते हैं। would help people especially those in the adolescent age group to lead a reproductively healthy life, educating people especially fertile couples किनको बोलते हैं, जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, ठीक है। एंड दोज इन मैरिजेबल एज, जो कि मैरिजेबल एज जिनकी शादी करने की उम्र है, अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, उनको क्या बताना जरूरी है, बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस बताना जरूरी है। उसके बाद केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स की, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उनको कैसे केयर प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद पोस्ट नेटल केयर, भाई पार्चुरेशन के बाद भी फीमेल की बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, उनको उस वक्त बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड बोथ, चाइल्ड का मतलब बच्चों का, तो छोटे बच्चे जो आते हैं उनका तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है बहुत सारे घरों में, लेकिन जो मदर होती है उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ये गलत बात है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इसलिए बोला जा रहा है ना क्योंकि इससे ये ब्रेस्ट में ना गार्ड वगैरह बनने की वजह से बहुत सारी फीमेल जो होती है ना अपनी फिगर खराब ना हो इसके लिए वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं, जिसकी वजह से वो नोड्यूल्स गार्ड बन जाता है, इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने का भी डर होता है। तो भाई ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो बच्चा होता है उसको तो न्यूट्रिशन माँ के मिल्क से ही मिल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया था कि उसमें क्लोस्ट्रम होता है जिसमें एंटीबॉडी IgA होता है, वो उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है जो कि बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड द फीमेल चाइल्ड। देखो पहले क्या होता था ना कि जैसे ही पता चलता था कि फीमेल है उसको क्या मार दिया जाता था बॉडी के अंदर ही, फिर मतलब एमटीपी करा दिया जाता था। तो इसी के लिए कहा गया है कि बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड को क्या मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बोथ for the male and the female child would address the importance of bringing up socially conscious healthy family of desired child। पहले क्या होता था कि एक इंसान के कितने बच्चे होते थे, 10 बच्चे, 12 बच्चे, ऐसे बच्चे होते थे। लेकिन अब क्या हो गया, फैमिली के साइज को, मतलब कितने बच्चे होंगे, आजकल तो मोस्टली लोग एक ही बच्चे रखते हैं। तो अपना फैमिली का साइज खुद से अब इंसान डिसाइड कर सकता है कि बहुत सारे, कुछ लोग तो सर्जिकली वो करा लेते हैं, क्या उसको वैसेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी वगैरह करा लेते हैं। कुछ और भी प्रिवेंशन है जो कि मैं इसी चैप्टर्स में आपको बताऊंगी, जिसकी वजह से वो प्रिवेंट कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन को। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो भाई रिसोर्स जो है हमारे अर्थ पे वो लिमिटेड है, अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा तो फिर खाना कहाँ से मिलेगा, रहने का जगह कहाँ से मिलेगा। इसलिए बर्थ कंट्रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करना, मतलब बर्थ कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सोशल एवल्स लाइक सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, जो कि मैं अभी 2 बार मैं बोल चुकी हूँ कि आजकल कितना ज़्यादा हो रहा है भाई। याद है 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक फीमेल डॉक्टर के साथ कितना गलत हुआ था यार। डॉक्टर को भी नहीं छोड़ रहे हैं, भगवान का रूप डॉक्टर को माना जाता है। ये ना क्या कहते हैं, सेक्स रिलेटेड एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है अपने इंडिया में, हर एक बच्चे को देना। उनके मम्मी पापा को ना ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का, क्योंकि यार किसी के साथ भी ऐसा करना बहुत ही गलत बात है, नहीं करना चाहिए, बहुत बहुत गलत बात है। सुन के एकदम अंदर से ना ऐसे हो जाता है कि क्या ही हो रहा है। नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट देम एंड देयर बाय बिल्ड अप अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। मान लो ये सारे क्राइम्स, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स बंद हो जाए तो अपनी सोसाइटी में ना बहुत ज़्यादा राहत में आ जाएगा। क्योंकि आए दिन न्यूज़ में बहुत सारे न्यूज़ वाले तो दिखाते भी नहीं है यार, बहुत जगह पे पर डे हो रहा है ये गलत चीज़, तो बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। कितने गलत गलत लोग हैं, कितने घिन आता है यार मुझे उन सब लोगों से। Successfully implantation of various action plan to attain reproductive health require strong infrastructural facilities, professional expertise and the maternal material supports। देखो क्या क्या चाहिए इस एक्शन प्लान को इम्प्लांट करने के लिए, हम लोगों को क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए एंड मटेरियल सपोर्ट्स चाहिए, ठीक है। दिस आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंट एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक क्या क्या, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडीज, एबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी एक्सेट्रा। देखो ये सारे प्रॉब्लम्स तो नहीं कह सकते, इन सबको देखो मेडिकल असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। किन किन चीजों को, प्रेगनेंसी में डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, डिलीवरी में भी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, एसटीडीज को क्योर करने के लिए भी डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, एबॉर्शन में भी, कंट्रासेप्शंस तो वो मेडिकल शॉप्स में भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं या फिर अंदर आईयूडीज वगैरह लगाने में, फिर menstruation problem, infertility etc. Implantation of better technique and new strategies from time to time and also required to provide more efficient care and assistance to the people। अब आता है सॉलिटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, देखो एमनियोसेंटेसिस बनाया जो बेबी का अंदर में जो मदर के वॉम में जो फ्लूइड होता है वो निकाल के चेक किया जाता है कि बेबी में कोई भयंकर जेनेटिकली कोई मतलब
जैसे डाउन सिंड्रोम्स तो नहीं है, या फिर और भी कोई ऐसा डिजीज तो नहीं है जिसकी वजह से उसको लाइफ अपना जीने में मुश्किल हो, तो इस वजह से एमनियोसेंटेसिस कराया जाता था। लेकिन लोग इसका भी गलत इस्तेमाल करने लगे। अपने इंडिया में ना लोग यूजफुल दिमाग लगाने से ज्यादा ना नॉन यूजफुल दिमाग लगाते हैं। मतलब वो नहीं सोचते हैं जिससे कुछ भला हो सकता है, वो क्रिमिनल टाइप सोचते हैं भाई। उनका ना दिमाग एकदम अलग ही डायरेक्शन में जाता है। अपने इंडियंस के पास बहुत दिमाग है, लेकिन अगर वो सही जगह पे लगाए तब ना, वो तो इधर ही उधर लगाते रहते हैं। एमनियोसेंटेसिस में देखो क्या होता है। फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग menace of female feticides, massive child immunization, etc. तो वो क्या हो रहा था, इसको बैन क्यों किया गया एमनियोसेंटेसिस को? क्योंकि इससे ना मतलब सेक्स डिटरमाइन कर दिया जा रहा था, और अगर फीमेल निकल रही थी तो फीमेल फेटिसाइड, फीमेल को मार दिया जा रहा था। Are some problem that made it mention in this connection in amniocentesis? Some of the, देखो क्या होता है amniocentesis में, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cell and dissolve substance. This procedure is used to, ये प्रोसीजर किस लिए यूज किया जाता है? टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिसका नाम क्या क्या है? डाउन सिंड्रोम्स, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, एक्सेट्रा। डिटरमाइन द सर्वाइवलिटी ऑफ द फीटस। इसमें क्या होता है देखो, एमनियोसेंटेसिस होता क्या है? एमनियोसेंटेसिस में फ्लूइड निकाला जाता है फीटस का, उस एनालाइज किया जाता है, और उसके बाद फिर मतलब चेक किया जाता है उसमें डिजॉल्व सब्सटेंस क्या है फीटल सेल्स के। ये प्रोसीजर क्यों यूज करते थे? तो प्रेजेंस ऑफ, ये देखने के लिए कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है, जैसे कि मैंने बोला था कि डाउन सिंड्रोम्स, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, एक्सेट्रा। और डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीमेल, वो सॉरी फीमेल में बोल रही हूँ, फीटस, वो कैसे सरवाइव कर पाएगा। अगर वो अच्छे से सरवाइव कर पाएगा, नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा, तब तो उसको रखते हैं। लेकिन अगर देखो यार, मतलब ये बहुत अच्छा चीज है, एमनियोसेंटेसिस एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है। क्योंकि जो बच्चे डाउन सिंड्रोम्स वाले होते हैं, एक तो वो ज्यादा दिन जी नहीं पाते हैं, और दूसरा उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपना खुद का भी लाइफस्टाइल सही से, जितने दिन रहेंगे उतने दिन भी वो खुद का ध्यान खुद से नहीं रख सकते। तो ऐसे बच्चे को इस दुनिया में लाने से अच्छा है ना कि उसको पहले ही कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। दिस इज गुड। बट लोग इसका क्या इस्तेमाल करने लगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन करके अगर बेटी है तो बेटी को मार दो। अरे भाई, आजकल ना बेटी बेटों से ज्यादा अच्छी होती हैं बेटियां। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। अब इस पर नारे मत लगाने लगना कि मैम जो है कि एक ही फीमेल फीमेल करते रहती है, मेल्स को तो देखती। देखो मैं फीमेल हूँ तो ऑफकोर्स मैं फीमेल्स का ही साथ दूंगी यार। चलो, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इन विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ what amniotic fluid is taken from the uterus to detect genetic disorder in the fetus। देखो भाई, इसको ना एकदम अपने कॉपी में सुंदर से, मैं सब कुछ लिखने के लिए तो कॉपी में नहीं बोलती हूँ, लेकिन इसको एकदम सुंदर से लिख लेना। डिफाइन एमनियोसेंटेसिस, या व्हाट इज द यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस? दिस इज द बोर्ड्स फेवरेट क्वेश्चन। ओके, अब देखो आते हैं। Research on various reproduction related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new method or to improve upon the existing one. Do you know that सहेली? Yes, सहेली के बारे में हमने सुना है। क्या होता है? A new oral contraceptive for the female was developed। सहेली जो है एक सिरप टाइप का होता है, उसको न्यू कंट्रासेप्टिव, एक ये जो है नॉन स्टेरॉइडल भी होता है। ये क्या होता है? नॉन स्टेरॉइडल, नॉन स्टेरॉइडल होता है, और ये सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ के द्वारा बनाया गया था फीमेल्स के लिए। मोस्टली जो मुझे ना इस चीज पे गुस्सा आता है कि मोस्टली जो कंट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह है ना, वो फीमेल्स के लिए आते हैं। भाई फीमेल्स के लिए क्यों आते हैं यार? उनके बॉडी पे कितना गंदा असर करता है। मेल्स के लिए भी आना चाहिए ना ये सब चीज। देखो, by successful family planning, the small families with better awareness about sex related
matter, increase education of both male and female can lead to successful small family norm. देखो अगर छोटी फैमिली होगी, अगर किसी घर में एक बेटा एक बेटी या दो बेटी या दो बच्चे ही हैं, तो भाई वो फैमिली ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि देखो 10-15 बच्चे होंगे तो भाई सबको खिलाना पड़ेगा, सबको पहनाना पड़ेगा, सबकी जरूरतें पूरी करनी पड़ेगी, तो ज्यादा पैसा लगता है उसमें। अगर दो बच्चे होंगे तो उनकी परवरिश ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छी एजुकेशन देंगे तो वो एक अच्छे इंसान बनेंगे, सोसाइटी को और आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। तो वही बोला गया है कि स्मॉल फैमिलीज जो है विथ बेटर अवेयरनेस, स्मॉल फैमिलीज के पास क्या होगा, बेटर अवेयरनेस होगा किस चीज का, तो सेक्स रिलेटेड मैटर्स का। वो इंक्रीज एजुकेशन, वो एजुकेशन इंक्रीज करेंगे किसके लिए, तो बोथ मेल एंड फीमेल्स के लिए। कैन लीड टू द सक्सेसफुल स्मॉल फैमिली लोब्स, और वो सक्सेसफुली एक छोटी फैमिली लोब बहुत बढ़िया से बना सकते हैं। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विथ अ स्मॉल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैन फर्दर इम्प्रूव द हेल्थ एंड इकोनॉमिक कंडीशन। देखो यार, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एक चीज पढ़ेंगे कि अगर कोई कंट्री है और उसमें बहुत ज्यादा हेल्दी लोग हैं तो उसका जो इकोनॉमिक है, फाइनेंशियल कंडीशन जो है कंट्री का, वो और ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो वही इसमें कहा गया है कि अगर छोटी फैमिली वाले ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे नंबर में तो वो इम्प्रूव क्या करेंगे, हेल्थ को एंड द इकोनॉमिक कंडीशन को एंड जनरल प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा ऑफ नॉट ओनली द कंसर्न फैमिली बट ऑफ द सोसाइटी। ये सिर्फ कंसर्न फैमिली मतलब उस फैमिली के लिए ही नहीं, सोसाइटी के लिए भी करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि अगर दो बच्चे होंगे तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड होगा, एजुकेशन प्रोवाइड होगा तो वो बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे इंसान बनेंगे, बहुत अच्छे इंसान बनेंगे तो वो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करेंगे। अगर वो सोसाइटी के लिए कुछ बहुत अच्छा करेंगे तो फिर वो कंट्री के लिए भी बहुत अच्छा कर सकते हैं या करेंगे। तो भाई वो तो ज़्यादा बेटर है ना, बहुत सारे बच्चे रख के उस रखने से अच्छा है कि दो ही बच्चा रहे, अच्छा बच्चा रहे और वो कुछ करे, अच्छा करे। ठीक है, अब देखो आगे, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड द बर्थ कंट्रोल। देखो दो बच्चे मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जो 3 भाई बहन है या 4 भाई बहन है मैं उनको कुछ बोल रही हूँ, नहीं, अच्छी बात है, लेकिन आजकल नॉर्मली ट्रेंड चला हुआ है 1 का या 2 का, उससे ज्यादा लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, मेट्रो सिटीज में तो मोस्टली 1 का ही है। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड द बर्थ कंट्रोल कैसे करेंगे, इन द लास्ट सेंचुरी ऑल राउंडर डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड significantly improve the quality of life of the people. However, increased health facilities among the better living condition had an explosive impact on the growth of population. देखो अब क्या हो रहा है, इससे भी प्रॉब्लम होने लगा। जैसे कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर दिया गया, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह अच्छा कर दिया गया, या फिर और भी, तो क्या हो गया कि डेथ रेट तो कम हो गया और बर्थ रेट जितना था उतना ही है। अगर डेथ रेट कम हो गया और बर्थ रेट जितना था उतना ही है तो फिर पॉपुलेशन तो मैसिवली इंक्रीज हो जाएगा ना। एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज, भाई ये देखो देखो जो बच्चे नीट देंगे ना, नीट देंगे तो नीट वालों के लिए ये जो डेटा है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, वर्ल्ड वाला पॉपुलेशन देख रहे हैं, उसके बाद इंडिया का पॉपुलेशन देखें। वर्ल्ड पॉपुलेशन में अराउंड 2 बिलियन का मतलब, ओ ये क्या हो गया, 2 बिलियन, जिसमें कि 2000 मिलियन। देखो बिलियन बड़ा होता है, मिलियन छोटा होता है। ऐसे मैंने याद रखा था कि अल्फाबेट में बी पहले आता है और एम जो है बाद में आता है, तो बी पहले आता है मतलब बी बड़ा है, और एम जो है वो बाद में आता है तो एम छोटा है। तो ठीक है, यहाँ पे बिलियन दिया हुआ है, बिलियन, 2 बिलियन का मतलब 2000 मिलियन। इन 1900 में क्या हो गया, ये शूट कर गया, रॉकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन। पहले कितना था, 2 बिलियन था, 2 बिलियन से कितना हो गया, 6 बिलियन हो गया, एंड 7.2 बिलियन इन 2011। A similar trend was observed in India too। देखो पहले वर्ल्ड में कितना था,
बिलियन था, 2000 में वो रॉकेटेड हो गया, मतलब बहुत ज्यादा शूट हो गया और कितना पहुंच गया, 2 से 6 बिलियन पहुंच गया, और 2011 में 6 से 7.2 बिलियन पहुंच गया। ठीक है, इंडिया में देखो क्या होता है, आवर पॉपुलेशन विच वाज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन, वहां पे वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो वर्ल्ड में पॉपुलेशन ज्यादा होगा, इंडिया में पॉपुलेशन कम होगा, ध्यान रखना, बिलियन मिलियन से कंफ्यूज मत होना। वहां पे क्या पढ़ रहे थे, बिलियन पढ़ रहे थे, क्योंकि पूरा होल वर्ल्ड, होल सृष्टि की बात हो रही है, तो सृष्टि में बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, अब मेरा नाम सृष्टि है, मैं तो इस्तेमाल करूंगी, मैंने बोला ना एक चीज, मैं अपने हर एक चीज से बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, अपने नाम से, अपने शक्ल से, अपने पर्सनालिटी से, अपने बोलने के तरीके से, हर चीज से। तो आई एम अ वेरी ऑब्सेस्ड नहीं, नार्सिस्ट हूँ मैं, जो बोलना है बोलो, लेकिन हाँ आई लव माई सेल्फ। तो ठीक है, मैं ये नाम यूज करूंगी। देखो यहाँ पे हमारा जो पॉपुलेशन था वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 350 बिलियन था। कब था, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम में 350 मिलियन था ओनली, विच रीचेस क्लोज टू द बिलियन। कब, 2000 में ये बिलियन पहुंच गया। ओफो, व्हाट इज दिस। 2000 में ये क्या हो गया, 2000 में तो बिलियन, 2000 में बिलियन पहुंच गया ये। वापस से आज सारी ट्रेजेडी मेरे साथ क्यों हो रही है। हाँ, 2000 में क्या हो गया, ये क्रॉस कर गया 1.2000 में ये बिलियन में आ गया था। ठीक है, एंड 1.2 बिलियन इन मई 2021। देखो वर्ल्ड पॉपुलेशन पहले कितना था, तो 2 बिलियन था, राइट। 2000 में वो 6 बिलियन हो गया, 2021 में, सॉरी 2011 में ये 7.2 बिलियन हो गया। ठीक है, लेकिन हमारा जो था इंडिया में वो 350 मिलियन था एट अ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन उसके बाद कितना हो गया, 350 के बाद वो बिलियन पहुंच गया, और बिलियन के बाद 2011 में ये 1.2 बिलियन हो गया। अभी तो 2026 का पता ही नहीं है, पता नहीं क्या है, ये तो ओल्ड डेटाज है। A rapid decline in death rate, maternal mortality rate and infant mortality rate। देखो क्या हो गया, रैपिड डिक्लाइन हो गया किस चीज में, डेथ रेट में, किसका, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब मम्मी जो मदर थी उनका, उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो बच्चा था उसका, IMRI infant mortality rate, as well as increase in number of people in reproduce age and probable reason for this। देखो क्या हुआ, though our reproductive child health program, though we could bring down the population growth rate, it was only marginal। देखो क्या हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, इन शॉर्ट डेथ रेट कम हो गया, तो पॉपुलेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पहले इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी हॉस्पिटल्स वगैरह की, बहुत ज़्यादा डिजीज़ के बारे में पता भी नहीं था, अब हर एक डिजीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो वो जान बचाए जा रहे हैं, जान बचाए जा रहे हैं, तो डेथ रेट तो कम हो गया, लेकिन रिप्रोड्यूसिव जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थे जो लोग, मतलब कि उस मैरिजेबल एज ग्रुप में थे, वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन क्या हो रहा है, मैसिवली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, दैट इज 20 कितना में 1000 पर ईयर, a rate at which our population could increase rapidly। इसकी वजह से अपना population क्या हो रहा था, rapidly increase हो रहा था। Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirement, that is the food, shelter and the clothes। मैंने बताया कि resources जो है हमारे इसमें सृष्टि में वो बहुत ज़्यादा कम है। भाई सृष्टि कितनों का लोड उठाए यार, सृष्टि थोड़ा तो रहम कर दो हमारे ऊपर भी। देखो फूड, शेल्टर, क्लॉथ, मैंने बोला था घर के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, वाटर के लिए, हर एक चीज की स्कार्सिटी हो जाएगी, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
In spite of significant program made in those areas, therefore, the government was forced to take up serious measure to check this population growth rate. अब इन सब इस चीज को देख के गवर्नमेंट भी घबरा गई कि भाई कैसे सबकी जरूरतों को पूरा करेंगे, ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। तो सीरियस मेजर्स इस पे लिया गया ताकि ग्रोथ रेट को क्या किया जाए, कम किया जाए। देखो ये कितना अच्छे से बना के मैं पीपीटी लेके आती हूँ आपके लिए। देखो 1900 में कितना था, 2 बिलियन था। 2000 में कितना है, 6 बिलियन है। 2011 में कितना है, तो 7.2 बिलियन है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैटरनल हेल्थ, क्या हेल्दी फैमिली हेल्दी नेशन, क्या क्या मैटरनल हेल्थ का ध्यान रखना है भाई, माँ का मतलब जो अभी माँ बनी है उनका। उसके बाद इन्फेंट हेल्थ, जो बच्चा हुआ है उसका, बच्चे का तो सब ध्यान रखते हैं, इनका कोई ध्यान नहीं रखता। बहुत बहुत कम ही फैमिलीज ऐसी हैं जो कि माँ का भी केयर करती हैं वैसे ही। फिर क्या होना चाहिए, स्मॉल फैमिलीज, स्मॉल फैमिली हेल्दी फैमिली। ओके, आगे बढ़ते हैं। The most important step to overcome this problem is to motive smaller families. क्या होना चाहिए, इसका मोटिव क्या है भाई, छोटी फैमिली, छोटी छोटी फैमिली होगी तो ज्यादा अच्छा होगा, नेशन के लिए भी, उस फैमिली के लिए भी, सब के लिए। बाय यूजिंग वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड, क्या यूज करेंगे इसके लिए हम लोग, कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करेंगे। यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया एज वेल एज पोस्टर बिल्स एक्सेट्रा। देखो अब तो भाई ये सब चीज कुछ ज्यादा ही अवेयरनेस आ चुका है, ढेर सारे पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, टीवी पे ऐड दिया जाता था। टीवी पे ऐड थोड़ा थोड़ा मतलब पेरेंट्स के साथ बैठ के देखने में थोड़ा तो खराब लगता ही है यार, क्योंकि ऐड वाले भी वैसे ही ऐड बनाते हैं गंदे। ठीक है, पोस्टर बील्स एक्सेट्रा, शोइंग अ हैप्पी कपल विद द 2 चिल्ड्रन विद अ स्लोगन हम दो हमारे दो। इस पे तो मूवी भी बन चुका है भाई। अब कितना गवर्नमेंट करे, अब कितना बॉलीवुड वाले करे हो इससे समझ जाओ ना कि हम दो हमारे दो, हम दो सही हमारे दो सही, बस उससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग को जो मैं पढ़ा रही हूँ तो ध्यान रखना, फैमिली प्लानिंग करना तो दो ही रखना, दो से ज्यादा मत रखना। अब कहोगे कि हाँ मैं आपकी बात मानूंगा क्या, मत मानो, योर लाइफ योर रूल्स। हाँ, many couple, mostly the young urban working one, have even adopted, क्या मैंने बोला ना, 1 child no। अर्बन जो कि बाहर वर्किंग वुमेन्स हैं या फिर जो बाहर में रह रही हैं, वो एक ही बच्चे रखना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। सॉलिटरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 18, एंड फीमेल्स का 18 साल एंड मेल्स का कितना है, 21 years। An incentive given to couple with a small family are two the other measure taken to tackle this problem। जो स्मॉल फैमिलीज रख रहे हैं उनको गवर्नमेंट कुछ कुछ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रही है ताकि लोग उसको देख के भी छोटी फैमिली रखना स्टार्ट कर दे। और हाँ, फीमेल्स की एज, जो शादी करने की एज है वो 18 साल है और मेल्स के लिए 21 साल है। लेकिन ये तो बस डॉक्यूमेंट में है, बहुत सारी जगहों पे तो 14-15 साल की लड़कियों के शादी कर दिए जाते हैं और बेचारी वो 16-17 में माँ भी बन जाती है। मतलब खेलने वाले, खुद खेलने वाले उम्र में वो बच्चे खिला रही हैं। तो भाई देखो ये सब चीजें गवर्नमेंट बना चुकी है, बुक्स में आ चुका है, लेकिन ये सब चीजें अभी भी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो ये कौन इम्प्लीमेंट करेगा, किसकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब जब हम लोग पेरेंट्स बनेंगे या हम आगे अगल बगल वाले, तो हम लोग अवेयर करेंगे कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 18 बोल दिया गया तो क्या 18 में शादी कर देना चाहिए लड़कियों का, बिल्कुल भी नहीं। लड़कियां सुन लो, जब तक खुद कमाने ना लगो, खुद के लिए अपना घर ना ले लो, तब तक शादी मत करना। एटलीस्ट 25-26 में करना, क्योंकि शादी करने के बाद अगर पति तुम्हारा बोलेगा कि घर से निकल जाओ, तो तुम कहाँ जाओगी, ना घर अपने घर जा सकती हो न यहाँ रह सकती हो, तो जाओगी कहाँ। अगर तुम खुद इंडिपेंडेंट रहोगी ना, तो सामने वाला बंदा कभी ये गलती नहीं करेगा कि घर से निकल जाओ, उसको खुद डर रहेगा कि सेल्फ इंडिपेंडेंट है, इसको मैं कुछ बोलूंगा तो ये कुछ और करके रख देगी मुझे ही।
तो हमेशा अगर स्ट्रांग रहोगे ना तो दुनिया डरेगी, अगर वीक रहोगे ना तो दुनिया डराएगी। स्ट्रांग बनने का स्पेशली मैं फीमेल्स को इसीलिए बोलती हूँ, खुद खुद इंडिपेंडेंट बनो, पैसे कमाओ, कुछ भी करो लेकिन इंडिपेंडेंट रहो। जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई करके ही हो सके, जिनको पढ़ाई में मन लगता है वेल एंड गुड, वो पढ़ाई करें, अपना कैरियर पढ़ाई में बनाए, डॉक्टर इंजीनियर्स बने और साइंटिस्ट बने, कुछ भी बने। लेकिन अगर जिनका आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा है, आजकल बहुत कुछ है, निफ्ट कर लो, फैशन डिजाइनिंग मतलब फैशन डिजाइनर बन जाओ, कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन लड़कियों प्लीज इंडिपेंडेंट बनो। कब तक पैरासिटिक लाइफ जियोगी? आज पापा से मांग रही हो, कल अपने पति से मांगोगी। आज पापा डांट देते हैं, कल पति डांट देगा, कैसा लगेगा? जिंदगी भर मतलब पैरासिटिक लाइफ ही जीना है? खुद नहीं, खुद कमाओगी तो जो मन करेगा, जिस चीज पे हाथ रखोगी वो तुम्हारा होगा। लेकिन अगर तुम खुद नहीं कमाओगी ना तो कुछ नहीं, खुद के लिए कुछ नहीं ले पाओगी, ठीक है? तो पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म अब देखो, लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज कंट्रासेप्टिव मेथड विच हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, डिस्कस करेंगे, वही पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो, हम दो, हमारे दो में क्या है? वी टू, आवर टू। फीमेल मैरिजेबल एज 18 साल है, लेकिन मैंने बोला ना कि 18 साल है तो क्या 18 साल में शादी कर लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, फिर 25-26 के हो, शादी करने का मन है शादी करो, नहीं करने का मन है कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया है कि लाइफ प्रोसेस करने के लिए शादी जरूरी नहीं है, या फिर रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, वो अपने फैमिलीज को बढ़ाने के लिए जरूरी है, ठीक है? अब देखो, मेल का कितना होना चाहिए? 21 ईयर्स होना चाहिए। इंसेंटिव्स फॉर कपल विथ स्मॉल फैमिलीज, गिफ्ट्स मिलता है भाई, ताकि लोग इस लालच की वजह से भी छोटी फैमिली बना सके। तो गवर्नमेंट तो हर संभव प्रयास कर रही है, अब हम लोगों को भी उनका हेल्प करना होगा ना। एन आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड बी, कैसा होना चाहिए? तो क्राइटेरिया देखो, देखो अब मैं कलर चेंज करती हूँ। ओह, येलो के साथ येलो मजा नहीं आएगा। हम्म देखो, कैसा होना चाहिए? पहले तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। दूसरा, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, कहीं भी मिल जाए। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मेट्रो सिटीज में मिल रहा है तो फिर गांव वाले लोग क्या करेंगे? पहला, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। दूसरा, कैसा होना चाहिए? इजीली अवेलेबल होना चाहिए। फिर इफेक्टिव होना चाहिए, काम करना चाहिए, काम नहीं करेगा तो फिर किस फायदा, क्या फायदा यार? फिर रिवर्सिबल होना चाहिए, मतलब कि उसको यूज करने के बाद फिर हटा सके, फिर यूज करे फिर हटा सके। ऐसा नहीं कि वो प्रॉब्लम कॉज करे या इरिवर्सिबल हो। इरिवर्सिबल वाले में प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि जैसे सर्जिकल मेथड इरिवर्सिबल होता है, तो एक बार अगर वो हो गया तो उसके बाद फिर फीमेल या मेल, ये फीमेल कंसीव नहीं कर सकती है, तो उसमें तो वो थोड़ा डेंजरस हो जाता है। तो रिवर्सिबल वाला ज्यादा बेटर है। रिवर्सिबल विथ नो और एटलीस्ट साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी पे साइड इफेक्ट होगा तो क्यों कोई यूज करना चाहेगा? इट्स ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेरेंस विद द सेक्सुअल डिजायर, या फिर डिजायर, सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। देखो, ये ऐसा होना चाहिए ताकि ये सेक्सुअल डिजायर या फिर ड्राइव या किसी भी चीज में इंटरफेयर ना करे। अगर उस चीज को वो खराब करेगा या फिर अफेक्ट करेगा तो फिर लोग नहीं यूज करेंगे। तो बहुत सोच समझ के कंट्रासेप्टिव मेथड्स बनाना होगा। कि पहला क्राइटेरिया क्या है? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद फिर उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए सेक्सुअल डिजायर पे या फिर ड्राइव पे। देन इफेक्टिव होना चाहिए, वो काम करना चाहिए, ठीक है? A wide range of contraceptive method are presently available, which should be broadly grouped into following categories, namely पहला कैसा? नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, जो कि बहुत ही नील, इसमें बहुत नील चांसेस होता है कि ये काम करेगा। कभी कभी ये काम नहीं भी करता है तो फीमेल कंसीव कर जाती है। उसके बाद बैरियर मेथड्स, आईयूडीज, ओरल कंट्रासेप्टिव्स, ओरल कंट्रासेप्टिव्स मतलब जो पिल्स लेते हैं लोग। फिर इंजेक्टेबल, जो स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इम्प्लांट,
इम्प्लांट्स वगैरह। फिर सर्जिकल मेथड तो मोस्टली इरिवर्सिबल ही होते हैं। देखो कौन कौन सा है, नेचुरल मेथड है, दूसरा बैरियर मेथड है, तीसरा आईयूडीज मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, उसके बाद ओरल कंट्रासेप्टिव जो कि पिल्स होता है, इमरजेंसी 72 का बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, इंजेक्टेबल मतलब स्किन के अंदर इंजेक्ट करने वाला, इम्प्लांट, एंड द सर्जिकल मेथड्स। ओके, अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या आएगा, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस चीज पे हम लोगों को करना क्या है। पहले हमेशा मैं कुछ भी पढ़ाने से पहले मैं यही पूछती हूँ कि इसका जरूरत क्या है, या फिर ये काम मतलब ये इसको कैसे काम करना चाहिए, हम लोगों को करवाना क्या है इससे। तो हम लोगों को इससे क्या करवाना है कि चांस ऑफ, अवॉइड क्या करना है, फर्टिलाइजेशन को। अब ये कैसे अवॉइड होगा, तो मतलब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट को मिलने से रोकना है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, मिलने से ओवम और स्पर्म के मीटिंग को रोकना होगा। पहला क्या है, पीरियोडिक एब्सेंटेंस, एब्सेंट क्या है, periodic abstinence is one such method in which the couple avoid or abstain from coitus from day 10 to 17। अच्छा वो याद है जो मैंने बताया था पीक्स, जिनको याद है बहुत अच्छा, जिनको नहीं है वापस से मैं बोल रही हूँ। जैसे कि एफएसएच क्या होता है, पहले नीचे जाता है उसके बाद ऊपर जाता है, और डे 14 पे ये पीक पे रहता है। एलएच क्या होता है, डे 14 पे होता है, ठीक है। तो डे 14 पे मैंने आपको एक चीज बताया था, एलएच सर्ज होता है। एलएच सर्ज होता है मतलब कि उस वक्त में फीमेल जो होती है रिप्रोडक्टिवली मतलब उस समय ना ओवम रिलीज होता है, ठीक है। तो वो फर्टाइल पीरियड होता है। ओवम मतलब कि ना डे 14 पे जरूरी नहीं है कि वो 14वें दिन ही रिलीज वो हो सकता है कि पहले भी हो जाए, हो सकता है बाद में भी हो जाए। तो उसको कितना 10 से 17 दिन तक लिया जाता है कि फीमेल जो होती है 10 से 17 डेज तक उनका ओव्यूलेशन पीरियड होता है। तो उस पीरियड में क्या होता है, क्वाइटस अवॉइड कर दिया जाता है। अगर क्वाइटस अवॉइड कर दिया जाएगा तो फीमेल कंसीव नहीं करेगी। Is one method is pertain to 17 of the menstruation cycle when ovulation could be expected। जब ओवुलेशन को एक्सपेक्ट किया जाता है 10 to 17, उस समय को क्या किया जाता है, तो क्वाइटस को अवॉइड किया जाता है। एज अ चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। इसको क्या बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड कहते हैं। जिनको भी कंसीव करना होता है वो मोस्टली 10 to 17 डेज पे ही क्वाइटस करते हैं ताकि कंसीव हो जाए, ठीक है। therefore by abstaining from coitus during this period contraception could be prevented। अगर उस समय क्वाइटस ना किया जाए देन क्या होगा, प्रिवेंट किया जा सकता है किस चीज को, प्रेगनेंसी को, ठीक है। विड्रॉल और द coitus interrupt is another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation to avoid इंसेमिनेशन। देखो इंसेमिनेट अगर मतलब उन दोनों में कोइटस हो भी गया तो मेल पार्टनर जो है फीमेल पार्टनर के पास से अपना पेनिस वेजाइना से हटा लेगा और उसको अपना सीमेन जो है वो बाहर रिलीज करता है, मतलब इजैकुलेट करता है। देन उस वक्त भी क्या हो सकता है, तो स्पर्म तो गया ही नहीं फीमेल बॉडी के अंदर, तो फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म है नहीं, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो ये भी एक मेथड है जिसको क्या बोलते हैं, विड्रॉल और द क्वाइटस इंटरप्ट बोलते हैं। अब देखो लैक्टेशनल एमेनोरिया, मैंने बताया था कि 9 महीना जेस्टेशन पीरियड में भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलता है, उसके बाद 6 महीने और नहीं चलता है। जब लैक्टेशन, जब मदर जो है बेबी को फीड कराती है मोस्टली 6 महीने तक, तो उस वक्त भी नहीं होता है। तो वो मतलब वो उसमें तो नील है, वो बहुत लोगों का हो भी जाता है जिसकी वजह से बच्चे भी आ जाते हैं। तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मेथड इज based on that ovulation, and therefore the cycle does not occur during the period of intense lactation following parturition। पार्चुरेशन के बाद जब इंटेंस लैक्टेशन फीड मतलब मदर फीड कराते रहती है उस वक्त क्या होता है, तो ओवुलेशन नहीं होता है। therefore as long as mother breastfeed the child fully chance of
चांस ऑफ कंट्रासेप्शन और ऑलमोस्ट नील। कंट्रासेप्शन का क्या होता है, नील होता है चांसेस। हाउएवर दिस मेथड हैज बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। कितने तक, तो 6 महीने तक, ठीक है। फॉलोइंग पार्चुरेशन एज नो मेडिसिन और डिवाइस आर यूज। इसमें क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में कोई मेडिसिन यूज नहीं हो रहा है, डिवाइस नहीं यूज हो रहा है इन दिस मेथड, तो साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट नील। क्या है इसमें, साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नील है, मतलब इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। चांस ऑफ फेलियर दो ऑफ दिस मेथड और ऑल्सो हाई। हाई इसमें क्या होता है, देखो पहले तो कोई मेडिसिन वगैरह नहीं लिया जा रहा है, तो बॉडी को कोई हार्म नहीं हो रहा है। चांस ऑफ मतलब ये साइड इफेक्ट नील है, लेकिन एक चीज और है, चांस ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा हाई है। इसमें क्या है, चांस ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा हाई है, ये फेल होने का बहुत 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 चांसेस है इसमें। बैरियर मेथड देखते हैं। इन बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम मीटिंग बाय यूजिंग फिजिकल और द केमिकल बैरियर। उसमें क्या, सिंपली दोनों के मीटिंग से रोक रहे थे, इसमें क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग फिजिकल और द केमिकल बैरियर्स। चलो आगे पढ़ते हैं। In barrier method, ovum and sperm are prevented from physical mating with the help of barriers. Physical mating मतलब with the help of barriers के help से उन दोनों के mating को रोका जाएगा। Such method are available for किसके लिए, both females and males, both male and females के लिए ये method present है। पहला तो आता है कॉन्डम, जो कि क्या है, बैरियर मेथड है। किस चीज का बना होता है, थीन रबर या फिर लैटेक्स का बना होता है, लैटेक्स सीट का, जो कि किस चीज को कवर करने के लिए यूज होता है, तो पेनिस को कवर करने के लिए यूज होता है इन द मेल्स और द वेजाइना एंड द सर्विक्स इन द फीमेल्स। फीमेल्स में, मेल में क्या, पेनिस को कवर करने के लिए, फीमेल में क्या, तो वेजाइना एंड द सर्विक्स को कवर करने के लिए। जस्ट बिफोर द क्वाइटस सो दैट द इजैकुलेटेड सीमेन वुड नॉट एंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये किस लिए किया जाता है, तो इसकी वजह से वो लैटेक्स और रबर का बना होता है, तो वो उससे तो पास तो हो नहीं सकता है, तो वो उसी में रह जाएगा, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में गया ही नहीं। जब ट्रैक में नहीं गया तो वो ओवम के पास भी, एम्पुला के पास नहीं पहुंचेगा। दिस कैन प्रिवेंट कंट्रासेप्शन। मोस्ट पॉपुलर ब्रांड कौन सा है, निरोध। Nirodh is the most popular brand of condom for the males. Use of condom has increased in recent years due to additional benefit of protecting the user from किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, एसटीडी से एंड द एड्स से। एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीआईज और एड्स वगैरह से भी बचाता है, तो इसको आजकल फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। जो जिनका एज नहीं होता वो भी यूज़ कर रहे हैं, भाई गलत बात है। बोथ द मेल एंड द फीमेल कॉन्डम आर डिस्पोजल। बोथ जो भी मेल और फीमेल कॉन्डम है वो क्या होता है, डिस्पोजल होता है। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय गिव प्राइवेसी टू द यूजर। ये मतलब सेल्फ इंसर्टेड होता है, इसमें कोई भी डॉक्टर नर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये प्राइवेसी भी प्रोवाइड करता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड द वोल्ट्स। ये किसके लिए यूज होता है, ये फीमेल्स के लिए है। और ऑल्सो बैरियर मेथड मेड अप ऑफ किस चीज का बना होता है, रबर का बना होता है। कहाँ पे इंसर्ट होता है, तो फीमेल ट्रैक में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इसको इंसर्ट किया जाता है टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द क्वाइटस। अब सर्विक्स को क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि सर्विक्स ही है जिसके अंदर यूटेरस आता है, यूटेरस के बाद फेलोपियन ट्यूब आता है, तो अपना मेन मोटिव क्या है, स्पर्म और ओवम को मिलने नहीं देना है, ठीक है। They prevent contraception by blocking the entry of sperms through the cervix. They are reusable. ये कैसा होता है, reusable होता है। उसके बाद स्पर्मिसाइडल क्रीम्स। स्पर्मिसाइडल्स का मतलब जो स्पर्म को मार दे। Jellies and foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. ये सबको क्यों यूज किया जाता है, तो उसके साथ में डायफ्राम, सर्विक्स, वॉल्ट्स के साथ में क्या यूज किया जाता है,
तो स्पर्मिसाइड क्रीम्स यूज किया जाता है ताकि कंट्रासेप्टिव इफिशियंसी को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। इन सब से क्या होगा, पहले तो फीमेल फर्टाइल मतलब कंसीव नहीं करेगी तो बच्चा नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा तो छोटी फैमिलीज होगी। तो ये काफी अच्छा है, ठीक है, इन सब मेथड्स का यूज करना। Another effective and popular method is to use IUDs, intrauterine devices। इसमें क्या होता है, लेकिन ये अच्छा नहीं होता है यार, ये यूट्रस को क्या फीमेल बॉडी को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। दिस डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय द, कैसे होता है, डॉक्टर से, एक्सपर्ट नर्सेस से इन द यूटरस। कैसे, तो विजाइना के थ्रू इसको कहाँ डाला जाता है, तो यूटरस में इंसर्ट किया जाता है। These intrauterine devices are presently available as the non-medicated IUDs। देखो इसमें नॉन मेडिकेटेड है, कॉपर रिलीजिंग है, फिर हार्मोनल वाला है। ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो नीट का पेपर 3 मई को हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो देखते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज में क्या आता है, लिपिंग लूप आता है। अब तुम लोग मतलब आप लोगों से पूछा जाएगा, रिस्पेक्ट इज जरूरी। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज में एग्जांपल क्या होगा, तो लिपिंग लूप होगा। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में क्या होगा, तो कॉपर टी होगा, कॉपर 7 होगा, मल्टीलोड 375 होगा। कॉपर टी मोस्टली इंडिया में कॉपर टी का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारी फीमेल्स जो है ना, ये वाइडली यूज है। सबसे ज्यादा इंडिया में कॉपर टी को ही एक्सेप्ट किया गया था। तो इसमें क्या क्या आता है, CUT आता है, CU7 आता है, मल्टीलोड 375 आता है, देन आता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, जिसमें क्या होता है, प्रोस्टेरेट होता है, LNG-20 होता है, ठीक है। आईयूडीज क्या करता है, इंक्रीज करता है किस चीज को, फैगोसाइटोसिस को। आईयूडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस। एंड आईयूडीज पहला देखो, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज में लिपिंग लूप है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में कॉपर टी, कॉपर 7, CU7 और मल्टीलोड 375 है। एंड हार्मोन रिलीजिंग में क्या है, हार्मोन रिलीजिंग में प्रोस्टेरेट है, LNG-20 है। आईयूडीज क्या करता है, इंक्रीज कर देता है किस चीज का, फैगोसाइटोसिस ऑफ, किसको करना है भाई, खाना किसको है, स्पर्म को खाना है। फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म कहाँ पे, विद इन द यूटेरस। उसके बाद कॉपर आयन क्या करता है, तो इंक्रीज, कॉपर आयन सप्रेस कर देता है किस चीज को, मोटिलिटी को। अगर मोटाइल है ही नहीं तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा जहां तक उसको पहुंचना है। एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, देखो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज पहले क्या, देखो नॉर्मली आईयूडीज के बारे में क्या बोला गया है कि वो फैगोसाइटोसिस करेगा किसका, स्पर्म का, कहाँ पे, तो यूट्रस में। कॉपर आयंस क्या करता है, तो सप्रेस कर देता है मोटिलिटी को, और उसको फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो उसका होता है उसको भी खत्म कर देता है या सप्रेस कर देता है, ठीक है। द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज इन क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेक द यूटेरस अनसुटेबल। देखो हार्मोन रिलीजिंग जो होता है ना, वो क्या करता है, मेक द यूटेरस अनसुटेबल। किस लिए, यूटेरस में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। तो फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, IUDs आर आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू, किसके लिए अच्छा है ये, तो आईयूडीज आइडियल कंट्रासेप्टिव है उसके लिए जो फीमेल क्या करना चाहती है, प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है, या फिर दो बच्चों के बीच में एटलीस्ट 3 साल का तो गैप होना ही चाहिए, 3 साल गैप इज बेटर। तो क्या होता है, स्पेस फॉर द डिले चिल्ड्रन एंड फॉर स्पेस चिल्ड्रन, मतलब 2 बच्चों के बीच में अगर वो स्पेस चाहती है तो आईयूडीज का इस्तेमाल करें, या फिर वो डिले करना चाहती है प्रेगनेंसी को तो भी आईयूडीज का इस्तेमाल कर ले सकती हैं वो। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड
मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया, ये जो है ये तीनों आईयूडीज जो है ना, ये मोस्टली कहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है कंट्रासेप्टिव मेथड को? इंडिया में। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया गया है वो कॉपर टी ही है। पहले अगर फीमेल्स को अगर दो बच्चों के बीच में स्पेस कराना होता था या फिर प्रेगनेंसी को डिले करना होता था तो वो मोस्टली कॉपर टी का यूज़ करती थी। आप देखो, मैं एक बार रिकॉल करवाती हूँ। पहले हमने क्या पढ़ा? नेचुरल मेथड पढ़ा, उसमें लैक्टेशनल एमिनोरिया जिसमें 6 महीना, उसमें क्या होता है कि साइड इफेक्ट तो बिल्कुल नहीं होता लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा नील हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? विड्रॉल। विड्रॉल में क्या होता है कि मेल जो है इजैकुलेशन से पहले ही अपना पीनिस फीमेल के विजाइना से हटा के बाहर इजैकुलेट करता है, देन उस समय भी नहीं। उसके बाद फिर आता है कि जो चांसेस 10 to 17 डेज से क्वाइटस इंटरप्ट, क्वाइटस इंटरप्ट का मतलब कि वो 10 से 17 डेज तक क्वाइटस करेगा ही नहीं, जबकि फीमेल का बहुत ज़्यादा वो हाईली फर्टिलाइजिंग पीरियड में उस समय रहती है, तो उस समय क्वाइटस अगर अवॉइड किया जाए तो भी नहीं होता है क्या? फर्टिलाइजेशन या फिर मतलब कंसीव नहीं करेगी फीमेल। उसके बाद आता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में पहले हमने पढ़ा कॉन्डम, जो कि लैटेक्स का बना हुआ था, पॉपुलर कंपनी है निरोध। इसमें क्या होता है कि स्पर्म जो है ओवम से मिल नहीं पाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने क्या पढ़ा कि वॉल्ट्स वगैरह के बारे में, डायफ्राम्स के बारे में, फिर स्पर्मिसाइडल क्रीम के बारे में जो कि फीमेल्स यूज़ करती हैं अपने सर्विक्स में ताकि वो प्रिवेंट कर पाए क्या? फर्टिलाइजेशन को। उसके बाद हमने पढ़ा आईयूडीज के बारे में। आईयूडीज जो है वो कैसे इंसर्ट यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है फीमेल्स के, किसके हेल्प से? तो डॉक्टर और नर्सेस के हेल्प से। पहला आईयूडीज हमने पढ़ा जो कि नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज में क्या होता है? लिपिंग लूप होता है, ठीक है। उसके बाद कॉपर रिलीजिंग में क्या होता है? तो कॉपर टी होता है, कॉपर 7 होता है, और एक और क्या होता है? मल्टीलोड 375। उसके बाद हार्मोनल में प्रोजेस्टेरेट और LNG-20 आता है। आईयूडी क्या करता है? तो फैगोसाइटोसिस करता है किसका? स्पर्म का। उसके बाद कॉपर टी वाला क्या करता है? सप्रेस कर देता है मोटिलिटी को, और दूसरा क्या करता है? तो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस कर देता है। हार्मोनल आईयूडीज मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर व्हाट? इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब आता है आईयूडीज जो है आइडियल कंट्रासेप्शन है उन फीमेल्स के लिए जो कि प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं या फिर दो बच्चों के बीच में स्पेस करना चाहती हैं। ये सब जो आईयूडीज है वो मोस्टली इंडिया में, आईयूडीज जो है मोस्टली इंडिया में एक्सेप्ट किया गया है इंडियन फीमेल्स के द्वारा, ठीक है। अब आगे देखो, oral administration of a small doses of either progesterone or non-progesterone estrogen combination in another contraceptive method used by the फीमेल्स। देखो, मैंने बताया था कि प्रोजेस्टेरॉन जब तक बॉडी में होता है तब तक क्या उसको कहते हैं यार? इंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक नहीं करता है, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उस वक्त ओव्यूलेशन भी नहीं होता है, ओव्यूलेशन बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या बाहर से अगर प्रोजेस्टेरॉन दे दिया जाए और बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज कर दिया जाए तो ओव्यूलेशन ऐसे भी नहीं होगा। तो वही मेथड इसमें यूज़ किया जाता है प्रोजेस्टेरॉन में। इज अनदर कंट्रासेप्टिव मेथड यूज बाय द फीमेल्स, दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ किस चीज फॉर्म में? तो टैबलेट्स के फॉर्म में। हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड एज पिल्स। इसको क्या बोलते हैं? पिल्स बोलते हैं। पिल्स हैव टू टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज। पिल्स को क्या करना होता है? डेली लेना होता है। लेकिन ये सब अच्छा नहीं है, ये इसका बहुत भयंकर साइड इफेक्ट होता है फीमेल्स के बॉडी में। स्टार्टिंग प्रोबेबली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग विच द मेंस्ट्रुएशन आकर। जब 7 दिन मेंस्ट्रुएशन जब होता है उसके बाद 7वां 8वां दिन से स्टार्ट होता है और डे 21 तक चलता है, फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, फिर बंद हो जाता है। तो 21 दिन का ये पिल्स होता है। इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न इन द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंट्रासेप्शन। जब तक वो नहीं चाहती हैं कंसीव करना तब तक वो इस पिल्स को हर 21 दिन खाते रहेंगी। दे इनहिबिट ओवुलेशन। ये क्या इनहिबिट करते हैं? जैसे मैंने बोला कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर बॉडी
में, फीमेल्स के बॉडी में बढ़ा दिया जाए तो ओवुलेशन नहीं होता है। एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। ये क्या करता है, देखो म्यूकस तो मेल्स की बॉडी में भी निकलता है, फीमेल्स की बॉडी में भी निकलती है। तो सर्वाइकल म्यूकस को क्या करता है, उसकी क्वालिटी को अफेक्ट करता है टू प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म। जब अगर स्पर्म आने का कोशिश करता है तो ऐसे तो वो सपोर्ट करते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, अपोज करेंगे। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। देखो साइड इफेक्ट कम हो या ज्यादा हो, साइड इफेक्ट तो है ना, तो क्यों पिल्स यूज करना है यार, पिल्स नहीं यूज करना चाहिए। सहेली द न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन कैसा होता है, तो नॉन स्टेरॉइडल होता है। सहेली ये क्या, वीक में एक दिन लेना होता है, वो लगातार रोज 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 खाना होता है, लेकिन ये सिर्फ एक दिन लेना होता है, वंस अ वीक, पूरे वीक में एक दिन लेना होता है। पिल्स विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट। देखो फ्यू लिखा है तो इसका मतलब क्या, इसको भी देख के डरना ही चाहिए, अरे फ्यू हो या ज्यादा हो साइड इफेक्ट तो है ना, बॉडी को साइड इफेक्ट क्यों देना है फालतू का। एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यूज, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा, या पिल्स हो या फिर सहेली हो, ये सब का क्या बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कंट्रासेप्शन का, हाई चांसेस। अब देखो प्रोजेस्टेरॉन्स along or in combination with estrogen can be used by the, या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ले लो या फिर प्रोजेस्टेरॉन के साथ एस्ट्रोजन भी ले लो, तो कैन बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन। इसको कैसे यूज किया जाता है, इंजेक्शन और इम्प्लांट, मतलब कि अंदर में डाल दिया जाता है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स। इसका जो काम करने का तरीका है वो सिमिलर है किसके, पिल्स के। एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर। इनका इफेक्टिव पीरियड मतलब ये बहुत दिन तक काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as an emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy। अगर मान लो कंट्रासेप्शन का यूज नहीं किया गया है और क्वाइटस हो गया है, देन उस वक्त में इमरजेंसी 72 पिल्स आता है, जिसको खाने से क्या होता है, प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाता है। और ये कब यूज किया जाता है, जब इन द केस ऑफ रेप और कॉजल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। ये कब होता है, इन द केस ऑफ, अगर रेप के केस में भी इमरजेंसी 72 पिल्स दे दिया जाता है ताकि वो जो फर्टिलाइजेशन है वो अवॉइड किया जाए, या फिर अनप्रोटेक्टेड हो रहा था उस वक्त भी। सर्जिकल मेथड ऑल्सो कॉल्ड स्टेराइलाइजेशन, मतलब स्टेराइल करना, आर जनरली एडवाइज फॉर द मेल फीमेल पार्टनर एज द टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर। देखो ये जो सर्जिकल मेथड है ना, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, तो आज के लिए इतना आपके लिए काफ़ी होगा, इतना आप रिकॉल कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप सो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे, और प्लीज़ पढ़ते रहना। इस चैप्टर के बाद मैं क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू।